मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर में जो हमारे आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में हम इस सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वस्तु की दोहरी और परिसर उसके बारे में हमने डिटेल से समझ लिया था। और इसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज हम केंद्रीय स्थल सिद्धांत में हम जो केंद्रीय स्थल क्या होता है, इसके पूरक क्षेत्र क्या होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, केंद्रीय स्थल एवं पूरक क्षेत्र, केंद्रीय स्थल एवं पूरक क्षेत्र। तो देखिए, हम क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें केंद्रीय स्थल हम पढ़ते हैं तो इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि केंद्रीय स्थल क्या होता है और इसके जो पूरक क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा केंद्रीय स्थल और पूरक क्षेत्र। तो देखिए, हम देखते हैं केंद्रीय स्थल क्या है। तो हर संरचना का एक केंद्र होता है, हर संरचना का एक केंद्र होता है। ठीक है, हर संरचना में से आप कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे एक सर्किल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए सर्किल है, इसका भी एक केंद्र है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। तो किसी भी संरचना का एक मुख्य केंद्र होता है। जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, और एक गांव के मध्य का जो केंद्र हो सकता है, जैसे कोई मंदिर है और इस मंदिर के आसपास आदिवासियों का निर्माण हो रखा है, तो ये गाँव का ये मंदिर ये गाँव का एक मुख्य केंद्र हो गया। तो इसे हम कहेंगे ये गांव का केंद्र। ठीक है, तो केंद्र क्या होता है, हर संरचना का एक मुख्य केंद्र होता है। जैसे गांव में मंदिर, ठीक है। फिर आगे हम देखें, केंद्रीय स्थल वह अधिवास है, केंद्रीय स्थल वह अधिवास है केंद्रीय स्थल वह अधिवास है जो इसके ऊपर निर्भर अन्य निर्भर अन्य अधिवासों को केंद्रीय बिंदु के रूप में अन्य अधिवासों को केंद्रीय बिंदु के रूप में केंद्रीय बिंदु के रूप में सेवा उपलब्ध कराता है। सेवा उपलब्ध कराता है। इसमें देखिए, केंद्रीय स्थल वह अधिवास है जो इसके ऊपर निर्भर अन्य अधिवासों को केंद्रीय बिंदु के रूप में सेवा उपलब्ध कराता है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है, ठीक है, या फिर ये कोई गांव है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो केंद्रीय स्थल वह अधिवास है, ये इसका केंद्रीय स्थल है। तो केंद्रीय स्थल वह अधिवास है जो इसके ऊपर निर्भर, जैसे मान लीजिए ये गांव है, ठीक है, इसके ऊपर जो अन्य अधिवास है या फिर अन्य कोई क्षेत्र है, अन्य कोई सेटलमेंट है, इनको यह सेवा उपलब्ध कराता है। यह जो केंद्र है वह इन सभी को सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये सभी जो अन्य अधिवास है वो इसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, केंद्रीय स्थल वह अधिवास है, मतलब ये केंद्र है, स्थल है, वो वह अधिवास है जो इसके ऊपर इसके ऊपर निर्भर जो अन्य अधिवास है उनको सेवा उपलब्ध कराता है। तो इसका मतलब केंद्र स्थल के बारे में ये बताया है कि केंद्रीय स्थल वह अधिवास है ये एक मुख्य अधिवास है। ठीक है, जो इसके ऊपर जो निर्भर अन्य अधिवास है उनको सेवा उपलब्ध कराता है। तो ये क्या हो गया, एक मुख्य हो गया, ये एक मुख्य केंद्र हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखें, केंद्रीय स्थल के बारे में देखें। केंद्रीय स्थल का महत्व, केंद्रीय स्थल का महत्व
केंद्रीय स्थल का महत्व उपस्थित सेवाओं पर आधारित होता है। उपस्थित सेवाओं पर आधारित होता है। सेवाओं पर आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो महत्व है, जैसे मान लीजिए कोई केंद्र, उस केंद्र का महत्व उसके उस उपस्थित सेवाओं पर आधारित होता है। मतलब कि ये केंद्र है, ठीक है, इसका जो महत्व के बारे में हम देखें तो इसका महत्व, अगर मान लीजिए कोई भी केंद्र है, ठीक है, इसके पास सेवाएं अधिक है, ठीक है, तो ये इसके पास सेवाएं अधिक है तो यह अधिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तो इसका महत्व ज़्यादा होगा। अगर यह सेवाएं कम प्रदान कर पाता है, इसके पास सेवाएं कम है, तो यह अपने आसपास के क्षेत्र को कम सर्विस दे पाता है, तो इसके लिए इसका महत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर जो निर्भर अन्य अधिवास हैं, इन अधिवासों को अगर सेवा यह अधिक उपलब्ध करवाता है तो इन अधिवासों का इसके लिए महत्व अधिक हो जाएगा। अगर यह इन अधिवासों को कम सेवा उपलब्ध करवा रहा है तो इन अधिवासों के लिए इसका जो महत्व है कम हो जाएगा, ठीक है। इसका जो महत्व है किसके ऊपर निर्भर करता है, ये जो सेवाएं प्रदान करता है उस प्रदान की गई सेवाओं के ऊपर इसका जो महत्व है वो निर्भर करता है, ठीक है। आगे हम देखें, केंद्रीय स्थल सभी पूरक क्षेत्रों से समान दूरी पर होता है। केंद्रीय स्थल सभी जगहों से समान दूरी पर होता है। समान दूरी पर होता है, ठीक है। इसके बारे में देखिए, जैसे हम क्रिस्टलर के केंद्र स्थल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप षटकोणीय में देखिए, षट त्रिभुज में षटकोण में देख के आप सकते हैं। जैसे ये एक षटकोण है, तो ये आपके इसका केंद्रीय स्थल है और इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी सभी जगहों पर इसकी दूरी समान होगी, ठीक है। इसके बारे में बताया है कि केंद्रीय स्थल, जो ये केंद्र है वो केंद्रीय स्थल इसकी सभी जगहों से वह समान दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। फिर इसके बारे में हम देखें, विनिर्माण नगर इत्यादि को केंद्रीय स्थल नहीं माना जाता है। विनिर्माण इत्यादि को केंद्रीय स्थल नहीं माना जाता है, ठीक है। विनिर्माण इत्यादि को केंद्रीय स्थल नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने जो केंद्रीय स्थल है और उसके जो पूरक क्षेत्र उसके बारे में देखा है। केंद्रीय स्थल क्या है उसके बारे में आप एक बार फिर से देख लीजिए। केंद्र हर संरचना का एक केंद्र होता है। जैसे गांव में मंदिर, जैसे ये गांव है और इसके मुख्य में एक मंदिर हो तो ये इसका केंद्र हो गया, जैसे गांव में मंदिर, ठीक है। उसके बाद हम देखें केंद्रीय स्थल वह अधिवास है जो उसके ऊपर निर्भर उन अन्य अधिवासों को केंद्रीय बिंदु के रूप में सेवा प्रदान करता है। मतलब एक केंद्र है, वह केंद्र अपने ऊपर जो चारों ओर के जो उसके ऊपर जो निर्भर है उन निर्भर अधिवासों को यह केंद्र बिंदु या फिर केंद्र स्थल सेवाएं प्रदान करता है। उसके बाद है केंद्रीय स्थल का महत्व उपस्थित सेवाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? सेवाओं के ऊपर, कि वह अपने ऊपर जो आधारित है, जो अन्य अधिवास है उनको कितनी सेवा प्रदान कर पा रहा है, उस सेवाओं के ऊपर उसका महत्व आधारित है। उसके बाद हम देखें कि केंद्र स्थल सभी जगहों से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। और विनिर्माण इत्यादि को केंद्रीय स्थल नहीं माना जाता है। इसके बाद हम देखें जो क्रिस्टोलर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में जो कुछ मान्यताएं मानी है, उन मान्यताओं के बारे में हम देखिए मान्यताएं वो सभी सिद्धांत के लिए आवश्यक है और सभी विद्वानों ने अपने सिद्धांत में कुछ पूर्व मान्यताएं मानी है। इसमें भी हम देखते हैं इसकी जो पूर्व मान्यताएं हैं वो क्या क्या है। पूर्व मान्यताएं, ठीक है। इससे पहले हमने जो लॉस का जो मॉडल पढ़ा था उसमें भी हमने जो पूर्व मान्यताएं है उसका मान्यताएं के बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें भी हम देखते हैं पूर्व मान्यता इसकी क्या क्या है। तो देखिए भूमि समदेशिक है, यानी जलवायु और भूगोल में एकरूपता है। भूमि समदेशिक है, भूमि समदेशिक है यानी जलवायु और
जलवायु व भौगोलिक समानता है। ठीक है, उसके बाद अगली मान्यता है सभी बसाव समान दूरी पर निर्भर है स्थित है। सभी बसाव समान दूरी पर स्थित है। सभी बसाव समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्रेता और विक्रेता दोनों आर्थिक मनुष्य हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों आर्थिक मनुष्य हैं। ठीक है, ये जो पूर्व मान्यताएं हैं वो हमने पहले पढ़ी थी और इस सिद्धांत में भी हम मान्यताओं के बारे में देखते हैं। तो सभी समदेशिक है, भूमि समदेशिक है, यानी जलवायु और भौगोलिक समानता है, मतलब अपने जो क्षेत्र इसमें केंद्रीय स्थल सिद्धांत में जो क्षेत्र है वो बिल्कुल पूरा क्षेत्र इसमें समान है, कहीं किसी प्रकार की कोई भूमिक या फिर भौगोलिक समता इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। सभी बसाव समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक जो मुख्य केंद्र है उस मुख्य केंद्र पर निर्भर जो आसपास के सभी बसाव हैं वो मुख्य केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। उसके बाद क्रेता और विक्रेता दोनों आर्थिक मनुष्य हैं। जो क्रेता है और विक्रेता है दोनों आर्थिक मनुष्य हैं। उसके बाद है समान आय और समान क्रय व्यवहार। समान आय और समान क्रय व्यवहार। ठीक है, उसके बाद अगली मान्यता है सेवाओं की प्राप्ति हेतु निकटतम स्थल को वरीयता। सेवाओं की प्राप्ति हेतु निकटता को वरीयता। ठीक है, मतलब ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो वरीयता होगी वो होगी निकटता की। ठीक है, मतलब जो नज़दीक का जो ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन को चूज करते हैं कोई भी मनुष्य। ठीक है, उसके बाद है उच्च स्तरीय केंद्रों का प्रभाव। उच्च स्तरीय केंद्रों का प्रभाव क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा। क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा। उच्च स्तरीय केंद्रों का प्रभाव क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा। ये तो हमने पिछले वीडियो में हायरार्की जो हमने पढ़ी थी इसमें हमने बताया था जैसे उच्च स्तर के जो केंद्र स्थल है उनका प्रभाव क्षेत्र अधिक होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है तो वह सबसे हायरार्की में वो सबसे ऊपर है, इसलिए उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। क्योंकि वहाँ पर सेवाएँ भी बहुत अधिक है, सेवाएँ अधिक है, इसलिए वह बहुत अधिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब उच्च स्तरीय केंद्रों का प्रभाव क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है, और छोटे स्तर के जो छोटे स्तर के जो केंद्र स्थल है उनका प्रभाव क्षेत्र कम होगा। जैसे दिल्ली है, उसके बाद जयपुर। जैसे जैसे हम हायरार्की में हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रभाव क्षेत्र में कमी आती जाएगी। जैसे सबसे अधिक प्रभाव होगा दिल्ली का, उसके बाद होगा जयपुर का, उसके बाद होगा नागौर का और उसके बाद होगा हमारा जसवंतगढ़ का। इस प्रकार से उच्च स्तरीय केंद्रों का प्रभाव क्षेत्र अधिक होगा। ये हाँ आपका समझ में आ गया हमें। उसके बाद हम देखते हैं ये हो गई इसकी जो सिद्धांत की जो पूर्व मान्यताएं थी उन मान्यता ये सभी इसकी मान्यताएं हो गई। आगे हम देखते हैं इसमें जो बसाव का षटभुज व्यवस्था है उसके बारे में हम देखते हैं। जो क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत में बसाव की षटभुजीय व्यवस्था के बारे में बताया है। और इससे पहले हमने जो लॉस का सिद्धांत पढ़ा था उसमें लॉस ने भी बसाव में अपनी जो बसाव की जो व्यवस्था थी वो षटकोणीय ही बताई थी। देखिए इसमें हम देखते हैं यदि बसाव प्रतिरूप वृत्ताकार होगा, बसाव की षटभुज व्यवस्था। अब देखिए इसमें हम देखते हैं अगर यदि बसाव प्रतिरूप वृत्ताकार होगा
यदि बसाव प्रतिरूप वृत्ताकार होगा, तो या तो पूरक क्षेत्रों के मध्य सेवा वंचित क्षेत्र छूटेगा, तो या तो पूरक क्षेत्रों के मध्य सेवा वंचित क्षेत्र छूटेगा, या फिर क्या होगा, उनका दोहराव होगा अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोहराव होगा, अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोहराव होगा। ठीक है। अगर हम बसाव के प्रतिरूप को अपन वृत्ताकार मानते हैं, तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। वृत्ताकार मानते हैं तो एक स्थिति तो ऐसी बनेगी, ठीक है, एक स्थिति तो ऐसी बनेगी जिसमें क्या होगा कि ये जो बसाव के जो क्षेत्र हैं, जो इसमें सेवा के जो क्षेत्र हैं, वो बीच में कुछ जगह छूट जाएंगे। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमसे क्रिस्टोलर ने बताया है कि अगर बसाव का जो प्रतिरूप है वो गोलाकार होगा, तो उसमें क्या होगा कि या तो सेवाओं से कुछ क्षेत्र वंचित रह जाएंगे। अब देखिए इसके जो मध्य के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये जो क्षेत्र जो मैं डार्क कर रही हूँ वो सेवाओं से वंचित रह रहे हैं। उन क्षेत्रों को किसी भी या फिर केंद्र से सेवा उपलब्ध नहीं हो रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर सेवाओं का बसाव जो अगर अपन वृत्ताकार करेंगे तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक है, जो मैंने डार्क किए हैं, ये क्षेत्र ना तो इस सर्किल में आ रहे हैं, या इस नए सर्किल में आ रहे हैं, ना इसमें आ रहे हैं, ठीक है, ये बीच में छूट रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये क्षेत्र है वो सेवाओं से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, अगर हम वृत्ताकार करते हैं तो। या फिर क्या होगा, अगर इनको अपन पास में बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, इनका दोहराव हो जाएगा, दोहराव इनका हो जाएगा। जैसे क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक है, इनका दोहराव हो रहा है इनका दोहराव। कैसे कि ये जो क्षेत्र है वो इस सर्किल में भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, मतलब इस केंद्र स्थल में भी आ रहे हैं और इस केंद्र स्थल में भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति बनेगी जब अपन बसाव का जो प्रतिरूप अपन वृत्ताकार करते हैं तो क्या होता है, या तो सेवाओं का इसमें दोहराव हो जाएगा, कुछ क्षेत्र इसमें सेवाओं से वंचित रह जाएंगे। अगर हम इनको और भी पास बनाते हैं तो क्या होता है, इन क्षेत्रों का या फिर सेवाओं का इसमें दोहराव हो जाएगा। तो हमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि ना तो इनका दोहराव हो और ना ही कोई क्षेत्र सेवा से वंचित रहे। तो इसके लिए कौन सी व्यवस्था उन्होंने अपनाई है, षटभुजीय व्यवस्था उन्होंने अपनाई है। तो इसमें क्या होता है, अतः बसाव की षटभुजीय व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। अतः बसाव की षटभुजीय व्यवस्था उपयुक्त है। ठीक है। अब देखिए कैसे उपयुक्त कैसे है, हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से ये षटभुज आकृति बन रही है। देखिए इस प्रकार से देखिए, अगर हम षटभुजीय व्यवस्था में हम उसका विस्तार करते हैं केंद्र स्थल का, तो क्या होता है, कोई भी जो क्षेत्र है वो इसमें छूटता नहीं है, सेवाओं से कोई भी क्षेत्र वंचित इसमें नहीं रहता है। ठीक है। तो इसलिए क्रिस्टलर ने अपने सिद्धांत में कौन सी व्यवस्थाओं को अपनाया है, षटभुज व्यवस्था को इसमें अपनाया है।
ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए ये एक वो बन गया है षटभुज। इसमें देखिए कोई भी जगह आप इसमें देखिए कोई भी जगह इसमें बीच में नहीं छूट रही है, ना ही इसका कहीं दोहराव हो रहा है। तो क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत में, केंद्रीय स्थल सिद्धांत में बसाव की कौन सी व्यवस्था को अपनाया है? षटभुज व्यवस्था को। क्यों? क्योंकि कोई भी क्षेत्र है वह क्षेत्र किसी भी सेवा से वंचित नहीं रहे और कोई भी क्षेत्र में दोहराव भी नहीं रहे। क्यों? अगर दोहराव होगा तो क्या होगा कि फालतू की इसमें क्या होगी, जो प्रतिस्पर्धा है वो इसमें बढ़ जाएगी। और अगर छूटेगा तो मतलब वो क्षेत्र, ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्षेत्र सेवा कैसे प्रदान कर सकते, वो क्षेत्र है वो सेवाओं से वंचित रह जाए तो उसको तो अपने को कोई भी सेवा उसको चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टोलर ने क्या किया है, ऐसी व्यवस्था अपनाई है जिसमें कोई भी क्षेत्र छूट रहा भी नहीं है और किसी क्षेत्र का दोहराव भी नहीं हो रहा है। यह है क्रिस्टोलर का षटभुजी व्यवस्था, षटभुज व्यवस्था। ठीक है, ये केंद्रीय स्थल है, इस केंद्र स्थल को यहाँ तक सेवा प्रदान हो रही है। ठीक है, और इस केंद्र स्थल है, यहाँ से इसको सभी को सेवाएं प्रदान हो रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी सेवा छूट के क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र इसमें नहीं छूट रहा है और किसी क्षेत्र का इसमें दोहराव भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से सबसे जो उपयुक्त व्यवस्था है वो क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत में अपनाई है, जो कौन सी है? षटभुज व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, पहले के सिद्धांत में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं और अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।